बस आज जनरल एक तो खास तौर पर जो बेरोजगारी प्रदेश के अंदर है और जिस प्रकार 29 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं या भर्तियां रद्द हुई है, उसके ऊपर ना तो सरकार कोई जवाब दे रही। पिछले दिनों हमने एचपीएससी वाले को लेकर के पंचकूला में एक प्रदर्शन भी किया था, हम ज्ञापन भी दे करके आए थे, लेकिन आज तक उसका हमारे को कोई जवाब नहीं मिला। और जहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री इस बात को कबूल कर चुका है कि पैसे मिले हैं, अधिकारी के दफ्तर में नहीं, वो कहते हैं कि घर में मिले हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये सबको पता है। और अभी 1-2 दिन पहले डिप्टी सीएम का भी बयान था, उसने भी इस बात को कबूल करा है कि घोटाला हुआ है। जब घोटाला हुआ है तो जांच करके उसके ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? चेयरमैन से कोई पूछताछ नहीं हुई, उस बात का जवाब अभी तक हमारे को नहीं दिया गया। हरियाणा का जो नौजवान है वो आज इस चीज़ से जूझ रहा है, वो इस बात से लेकर के कहीं ना कहीं इतना निराश हो चुका है कि बारी बारी भर्तियां खुलती हैं, वो जाते हैं, वो अपने फॉर्म भरते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है कि किस प्रकार जो एजेंसीज जिनको प्रिंटिंग के ऑर्डर मिलते हैं, जिनको टेंडर्स दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों के ही आगे या तो जानकार की कंपनीज हैं या उन्हीं की कंपनियां हैं। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, किस प्रकार बारी बारी पेपर रद्द कर दिए जाते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जल्द ये कोविड की थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हो जाए, हम लोग विधानसभा तक इस आवाज़ को उठाएंगे। और आईएनएलडी का जो युवा विंग है वो इस बात की अब ठान करके बैठ चुका है कि हमें इस बात को, इस मुद्दे को, जब तक हमारे को सरकार से सही तरह के जवाब नहीं मिलेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी तो एक बार अरेस्ट हुए हैं, चाहे 100 बार होना पड़े, लेकिन हरियाणा के युवा को निराश नहीं होने देंगे। उसके लिए उसके हक की लड़ाई हम बेखूबी लड़ेंगे। ये जो आज डिप्टी सीएम अपने आप को युवा डिप्टी सीएम कहता था, इसने जितना बड़ा धोखा हरियाणा की जनता के साथ किया है, इसको इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से उसी डिप्टी सीएम से ये बात पूछना चाहूँगा, जब तक ये सरकार में नहीं था, ये खुद ही सीएमईआई का हवाला देता था ना, तो इससे पहले ये लोग कांग्रेस माइंडेड नहीं थे। आज जब ये बीजेपी के साथ जुड़ गए तो इन्होंने उस एजेंसी को कांग्रेस माइंडेड बोल दिया, लेकिन उससे अब से स्वयं 2.5 साल पहले तक ये डिप्टी सीएम इसी एजेंसी का हवाला दे करके बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाया करता था, और आज ये इसी एजेंसी को गलत बोल रहा है। तो पहले इनको अपने शब्दों का या इन्होंने क्या बातें कही है उस पर गौर करना चाहिए। ये आज जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच की बात करते हैं। जहाँ तक आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा, ये पंजाब के अंदर बीजेपी के साथ वोट मांगने का काम करेंगे। जननायक चौधरी देवीलाल जी के बादल साहब के साथ, चौधरी चरण सिंह जी के साथ बहुत पुराने रिश्ते रहे, और सिर्फ राजनीतिक नहीं, वो किसानी तौर पर भी इकट्ठे जुड़े रहे। बहुत आंदोलन उन्होंने देश के अंदर किसानों के लिए, उनके हित के लिए किए, और आज ये उन्हीं के खिलाफ जाकर के वोट मांगने का काम करेंगे। और जहाँ तक हमारी बात करेंगे तो हम तो किसानों के हित के लिए, जो कोई पार्टी हमारे को बीजेपी के खिलाफ किसी प्रदेश में बुलाएगी, हमारे को आमंत्रित करेगी, हम जाएंगे। और जहाँ तक पंजाब की बात है तो वहाँ तो मैं स्वयं 6-7 तारीख के बाद लगातार पंजाब में हूँ। हम तो बादल साहब के साथ उनके पारिवारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई है पंजाब के अंदर केवल मात्र राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इन्होंने किसानों के खिलाफ ये बात कही है कि भाई किसान जाकर के वोट मांग करके देखे, बादल साहब की पार्टी किसानों की पार्टी है, तो इसलिए हम उनके साथ, उनके हक में जाके खड़े हुए हैं। जी देखिए, सरकार बनाने की स्थिति में है, क्योंकि आज जिस प्रकार कांग्रेस का बिखराव हो चुका है, किस प्रकार जो अन्य पार्टी आई हैं लेकिन उनका अस्तित्व इतना नहीं है जितना बादल साहब का पुराना नाम है, पुरानी पार्टी है, तो इस करके आज कहीं ना कहीं सरकार बनाने की स्थिति में अकाली दल है। और हम भी, जैसे मैंने आपको कहा, उनके पक्ष में वोट मांगने जाएंगे। अकाली दल को भी सरकार बनाने की स्थिति में देख रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं किस प्रकार कांग्रेस का बिखराव हो चुका है। तो आज कहीं ना कहीं एक असमंजस में है वो पार्टी के, उनका क्या होगा, उनका नेतृत्व कौन करेगा, काफी सवाल खड़े होते हैं वहाँ पे। आम आदमी पार्टी ने तो अपना सीएम कैंडिडेट घोषित भी कर दिया, भगवंत मान को, क्या कहें? वो आपको राजनीतिक आदमी लग रहे हैं? बेशक वो 5 साल रहे हों एज ए मेंबर पार्लियामेंट, या वो सत्ता में रहे, या वो एक पद पर रहे, राजनीतिक पद पर रहे, लेकिन जो उनकी एक स्थिति वहाँ पे पैदा हुई है, जो उनकी एक छवि बनी हुई है,
क्या वो आपको एक मुख्यमंत्री की छवि लगती है? जिसे मैंने पहले भी कहा कि ये कि बहुत बड़ा खिलवाड़ हरियाणा के युवा के साथ ये सरकार कर रही है। इन्होंने 75% नौकरियां देने की बात करी थी, रोजगार देने की बात करी थी। मैं चैलेंज करता हूँ डिप्टी सीएम को, सीएम को, जिन्होंने ये बात कही थी। आप हीरो होंडा, जो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी कंपनीज में, मारुति है, मेदांता हॉस्पिटल है, आपका डीएलएफ है, नहीं तो फरीदाबाद में लांस एंड टर्बो है, ये 5 कंपनियों के नाम मैं इनको देता हूँ। इन 5 कंपनियों में ये 75% रोजगार हरियाणा के नौजवानों को दिलवा के दिखा दे। अगर वो इस बात को पूरा कर सकते हैं जो उन्होंने कही है, मैं मान जाऊंगा कि ये सरकार एक कामयाब सरकार है। पहली बात तो डिप्टी सीएम को अपने बयानों पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने 3 बार ट्वीट कर चुके हैं कि भाई 75% रोजगार की स्कीम चालू होगी, लेकिन अभी जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि वो अभी तक उस पर काम चल रहा है, वो अभी तक हुई नहीं। तो आपने पहले 3 बार ट्वीट कर दिया, क्या आप सीरियस पॉलिटिशियन हो जो आप इस तरह के बयान दे रहे हो? और अगर अभय सिंह चौटाला नॉन सीरियस पॉलिटिशियन होते तो एलनाबाद की जनता उनको 4थी बार विधायक नहीं चुनती अपना। और अगर वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है तो फिर इन्होंने जाकर के अभय चौटाला के खिलाफ वोट क्यों मांगे, जहां पर अजय सिंह जी, दिग्विजय, दुष्यंत खुद और नैना सिंह जी, चारों के चारों इनके खिलाफ वोट मांगने गए थे। अगर कोई नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, या वो फिर आपको उनके खिलाफ जाकर के वोट मांगने की क्या जरूरत है? और मैं दुष्यंत चौटाला को पॉलिटिशियन नहीं मानता, क्योंकि जो सही मायने में पॉलिटिशियन होता है वो जनता के बीच में जाता है। ये आज तक अपने हल्के में नहीं गए, ये उचाना में जा करके लोगों से मिल नहीं सकते, वहाँ बैठ करके ये कोई एक जनसभा ले ले, वहाँ जा करके ये लोगों की दिक्कत सुने, तो मैं इनको पॉलिटिशियन मानूँ ना। देखिए, वो इस तरह के बयानबाजी बारी बारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सही मायने में जब आईएनएलडी का बिखराव हुआ था तो कुछ लोग गलतफहमी का शिकार होकर के, जिनकी सोच सही मायने में जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच विचारधारा में निष्ठा रखते थे, वो कुछ लोग गलतफहमी का शिकार होकर के उधर दूसरी तरफ चले गए। आज वो लोग परिवार में वापसी करना चाहते हैं, वो लोक दल में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सही मायने में आईना दिख गया, उन्हें पता लग गया कि चौधरी देवीलाल जी की सोच असल मायने में कौन आगे बढ़ा रहा है। तो उन लोगों को रोकने के लिए कभी इन्होंने चौटाला साहब के पैर छूते हुए फोटो लीक करी है, कभी ये इस तरह के बयान दे देते हैं, विलय होगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी दुष्यंत चौटाला राजस्थान नोखा में गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम किया, उस पोस्टर में जननायक जनता पार्टी का कहीं नाम ही नहीं है। तो इसके मायने तो यही रखते हैं ना कि इनका तो विलय हो चुका है। अभी इनके मिनिस्टर बने हैं बबली जी, वो यहाँ पे सिरसा में सुनीता दुग्गल जी के साथ कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में भी जननायक जनता पार्टी का कोई नाम नहीं है, उनके पोस्टर में भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम है। तो इसका मतलब, मैं तो निकालना नहीं चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि इनका विलय हो चुका है। की बात सही है। और जिस प्रकार हमने पहले भी ये बात कही थी, इन्होंने जाकर के चोई साहब का जब जन्मदिन मनाने की बात हुई थी तो उन्होंने तो एक मूर्ति ले जाकर के मेवात में लगाने का काम किया था, और उस टाइम अभय सिंह चौटाला जी ने ये बात की थी। और मैं आज आपको दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी, हम पहले चौटाला साहब ने उनकी मूर्ति पार्लियामेंट में लगाने का काम किया था, अब की बार हमारी सरकार आने पर हरियाणा की विधानसभा में उनकी मूर्ति लगा करके सम्मानित करेंगे। हम इन जैसे लोग नहीं हैं जो नाम इस्तेमाल करें, हम असल मायने में उनकी विचारधारा पे चलने वाले हैं। आज अगर ये जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पे चलते तो ये बादल साहब का अपमान नहीं करते, ये चौधरी चरण सिंह का अपमान नहीं करते, पंजाब में उनके खिलाफ वोट मांगते। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमाएं हैं, वो भी विश्वविद्यालय में हटाई जा रही है। जी बिल्कुल, तो मैं आपको यही बात तो कह रहा हूँ, ये बारी बारी एक ढकोसला करते हैं। ये कभी यहाँ से, आप एक मेरे को सिंपल सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जननायक चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति यहाँ पे सिरसा यूनिवर्सिटी में थी, और इनको जींद में मूर्ति लगानी थी। इन्होंने यहाँ वाली मूर्ति ले जा करके तो जींद में लगाने का काम किया, और यहाँ पर नहीं ले करके आए। मेरे को ये ड्रामा समझ नहीं आया। और आप अगर उस मूर्ति का बजट देखेंगे तो 88 करोड़ रुपए है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कहाँ से बनवा के लाए हैं ये मूर्ति? ये सोने की बनवा के लाए हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने कार्यकाल में, जब वो मुख्यमंत्री रहे थे, उनका मेन मुद्दा यही था कि मैं किस प्रकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार दूं। उस टाइम भी उनकी एक सोच थी, जिसमें उस टाइम में बीजेपी के कुछ लोगों ने उस बात को सेंटर्स में कबूल नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कर दिया तो फिर आने वाले टाइम में बीजेपी कभी हरियाणा में स्टैंड नहीं ले पाएगी। जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट उनका था कि हरियाणा में डिज्नीलैंड आए, हरियाणा के अंदर कसिनोज खुल जाएं,
ताकि एक तो पूरी की पूरी स्टेट टैक्स फ्री हो जाती, और सिर्फ हरियाणा नहीं, जिसके साथ लगता राजस्थान का भी काफ़ी एरिया उसमें इंक्लूड हो रहा जा रहा था, क्योंकि वो बंजर ज़मीन है जो गुड़गांव से ऊपर का फरीदाबाद के बीच का बेल्ट है, जिसको गोल पहाड़ी भी कहते हैं, वो पथरीली ज़मीन है, वहाँ पे कोई खेती नहीं हो सकती, वो अरावली हिल्स का एरिया है। तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट था कि भाई डिज्नीलैंड और इस प्रकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाए जिसमें राजस्थान को भी फायदा मिलता और हरियाणा भी टैक्स फ्री स्टेट हो जाती, और आप मान करके चलें कम से कम 2.5-3 लाख रोजगार तो सिर्फ एक उस एरिया में पैदा हो जाता। तो कितना बड़ा फायदा स्टेट का होने जा रहा था। तो आज भी हमारी सोच है कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने के बाद हम इस प्रकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टेट में लेके आएंगे, जिससे एक तो टैक्स फ्री स्टेट हो, और उस टाइम कसिनो हरियाणा में नहीं खुल सके। इस बात का फायदा गोवा ने उठाया, वो वहाँ पर ले गए, वहाँ पे खुले, उनके लैंड पे भी खुल चुके हैं अब, चाहे वो मशीनरी वाले हैं चाहे लाइव वाले नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे खुल चुके हैं। तो क्यों नहीं दूसरी स्टेट्स को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हरियाणा में इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स लाए जाएं जिससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले और एक अवेयरनेस आए, ताकि उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो कि भाई मेरे को ऐसी जगह काम करना है, तो वो अपने आप एजुकेट होएगा, वो अपने आप और पढ़ाई लिखाई की तरफ जाएगा। आज ये नौकरियों की बात करते हैं, जिस प्रकार इन्होंने कहा था रोजगार के बारे में, इन्होंने सेंटर्स की बात करी थी कि 50 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे से बाहर नहीं होंगे, लेकिन आपने किस प्रकार देखा है कि सेंटर्स दूसरे जिलों में दिए गए। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे सेंटर्स ही नहीं है। तो ये किस बात की बारी बारी सरकार वो कहती है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। आप इनके बातों में आ सकते हैं, लेकिन कागजी जब हम इनसे जवाब मांगते हैं तो आज तक किसी बात का जवाब इन्होंने नहीं दिया। कितनी जांच हम सरकार ने रिक्वेस्ट करी है, हमने रिक्वेस्ट करी है कि भाई इन चीज़ों पे जांच करा करके इनके जवाब दो। विधानसभा में अभय सिंह जी ने भी और कांग्रेस के भी कुछ लोगों ने इनसे जब जब किसी बात पे जवाब मांगे, इन्होंने विधानसभा में हमेशा एक ही बात कही है, हम लिखित में आपको जवाब भेज देंगे। आज तक वो जवाब नहीं आए। HPSC वाला जैसे कि आपने पूछा, तो उस समय अभय सिंह जी दोबारा चुने गए थे और उसी टाइम एक सेशन आया था, जब उन्होंने इस बात के बारे में वहाँ पे भी सवाल उठाया तो यही बात कही गई कि हम आपको जवाब लिखित में भेजेंगे। आज तक वो जवाब नहीं आया। जहाँ तक डिप्टी CM की एक और बात, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी जिक्र किया था पंजाब इलेक्शन का, इन्होंने बारी बारी ये बात कही है कि भाई हम किसानों के, जब प्रधानमंत्री मान चुका है इस बात को कि भाई ये मैंने कानून गलत बनाए थे, ये आज भी इस बात का हवाला दे रहे हैं कि हम पंजाब में जाके वोट मांग के दिखाएं। किसान, पंजाब में किसान वोट भी मांगेगा और पंजाब में किसान जीत के भी आएगा। अपनी चिंता करो, तुम दोबारा किस मुंह से वोट मांगने जाओगे।